हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको ज्योग्राफी का जो चैप्टर 7 है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसका जो है सो आपको नेक्स्ट पार्ट 2 जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसका पहला क्वेश्चन जो है सो आपका है, कांडला पत्तन के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि कांडला पत्तन गुजरात में है, और ये जो है सो एक जो है सो आपको क्या है कि ज्वारीय पत्तन कहा जाता है, यानी इसे बनाया गया पत्तन है। इसमें जो है सो आपको क्या है कि जब भारत की स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के बाद जो कराची पत्तन था वो पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण सारा का सारा जो विदेश से व्यापार होती थी वो मुंबई पत्तन पर जो है सो एक जो है सो पूरा भार पड़ गया। मुंबई के भार को कम करने के लिए ही जो है सो कांडला पत्तन का जो है सो क्या किया गया, विस्तार किया गया। और इस प्रकार जो है सो कांडला पत्तन का से जो है सो व्यापार जो है सो आपको जैसे आपका दिल्ली हुआ, जैसे आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब सारे के सारे क्षेत्रों से व्यापार जो है सो कांडला पत्तन से किया जाता है। तो इसमें जो है सो आपका है कि कराची पत्तन विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, इसलिए मुंबई पत्तन के परिवहन भार को कम करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात इस पत्तन को बनाया गया। यह एक ज्वारीय पत्तन है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कौन सा ज्वारीय पत्तन है, तो कांडला पत्तन बोला जाता है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यों तक विस्तृत कृषि उत्पादन और उद्योगों की पेटी के निर्यात और आयात की व्यवस्था सहजता से इस पत्तन के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल जाल को किस प्रकार भौगोलिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारक जो है सो प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन आपको समझना है कि भारतीय रेल जाल को किस प्रकार भौगोलिक आप बता सकते हैं कि कहीं पे भूमि जो है सो उबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे जो है सो भूमि दुर्गम होती है, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना संभव नहीं है। तो ये कारक प्रभावित किया भौगोलिक। उसके बाद आर्थिक, प्रशासनिक। तो आर्थिक, ये इसमें क्या होता है, आपको रेलवे लाइन के निर्माण में जो है सो बहुत ही अधिक मात्रा में पैसा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही अधिक मात्रा में जो है सो क्या होता है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण जो है सो आप कह सकते हैं कि ये जो है सो आर्थिक कारण भी जो है सो भारतीय जाल को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद प्रशासनिक में हुआ नियम कानून जो देश की होती है वो भी जो है सो क्या करता है, भारतीय जाल को प्रभावित करता है। ये सब पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। इसमें जो है सो कह रहा है कि देश में रेल परिवहन का वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इन कारकों में भू आकृति, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपने विशिष्ट समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है, क्योंकि वहाँ पे समतल भूमि है और आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत है, जिसके कारण जो है सो कहा जाता है उत्तरी मैदान में रेलवे जाल जो है सो चारों तरफ फैला हुआ है। उसके बाद यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जलमार्ग और पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं भी आई है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र, छोटा पहाड़ियों, सुरंगें आदि से होकर गुजरती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेलवे लाइन निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो आपको भौगोलिक कारक में ये सब पॉइंट आप लिखेंगे जो मैं पहले आपको बता दिया। सह्याद्री और इसके सानिध्य क्षेत्र को घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। इसलिए आप कह सकते हैं कि रेलवे जाल को प्रभावित करने में भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और प्रशासनिक कारक जो है सो क्या है, जिम्मेवार होती है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइपलाइन के उपयोग का क्या लाभ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पहले जो आपका पाइपलाइन का जो उपयोग किया जाता था, सबसे पहले तो पाइपलाइन का उपयोग बस जल को जो है सो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता था। उद्योगों में जल को भेजने के लिए, घर में जलों को भेजने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज के समय में पाइपलाइन का उपयोग बहुत विस्तृत रूप में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, गैस को घर घर में पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है।
इस प्रकार बड़े से बड़ी जो कंपनी होती है उसमें पाइपलाइन के द्वारा जो है सो क्या आपको जो है सो पेट्रोल वगैरह जो है सो पहुंचाया जाता है और तेल वगैरह पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। तो पाइपलाइन का जो है सो आपका स्टार्टिंग का जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, लेकिन बाद में जो है सो इसकी खर्चा नहीं के बराबर होती है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाइपलाइन के अनेक लाभ है। पाइपलाइन का प्रयोग कच्चे तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं कि पाइपलाइन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। शोधनशालाओं में, उर्वरक कारखानों में, ताप विद्युत गृहों में जो है सो पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परावर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। पाइपलाइन बिछाने का प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की यानी रनिंग लागत जो है सो न्यूनतम है। वाहनांतर देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर होता है। कभी भी देरी नहीं होगी, कभी भी हानि नहीं हो सकता। इस प्रकार पाइपलाइन का जो है सो ये सब लाभ आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है संचार और यातायात के साधन क्यों किसी राष्ट्र एवं उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि संचार और यातायात के साधन, यदि आपका यातायात का साधन नहीं रहेगा तो आप उद्योग स्थापित करके कुछ भी नहीं कर सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार आप तभी कर सकते जब यातायात की साधन होगी। संचार, जब हमें ऑर्डर आती है चाहे मोबाइल से, इंटरनेट से, जैसे भी ऑर्डर आते हैं तो तुरंत हम माल तैयार करना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो संचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, फ़ोन के माध्यम से तुरंत जो है सो वो ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग के लिए जो है सो आप संचार और यातायात का साधन जो है सो क्या है, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। यदि यातायात का साधन नहीं रहेगा तो उद्योग निरर्थक हो जाएगा। माल आप कैसे, कच्चा माल खेत से उद्योग तक पहुंचाएंगे, फिर उद्योग से बनाया हुआ माल कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। ये सारे के सारे यातायात के साधन के कारण ही है, संचार के साधन के कारण ही है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है संचार और यातायात के साधन राष्ट्र की जीवन रेखाएं यह निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होता है। पहला, ये देश के दूरगामी प्रदेशों को मिलाता है। पहला हो गया परिवहन के साधन कम समय में लोगों को बड़ी संख्या में परिवहन करता है। उसके बाद ये विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इस प्रकार लोगों की कठिनाइयों से बचाता है। युद्ध के समय इनका महत्व बढ़ जाता है। ये हथियारों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक है। बहुत जल्दी हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। परिवहन तथा संचार के साधन सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। ये देश की एकता को बनाए रखता है और सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि संचार और यातायात के साधन किसी भी राष्ट्र कि उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। इसमें आपको मैं इस चैप्टर में आपको 9 क्वेश्चन बताया हूं और 9 का 9 क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको इसको पहले इंट्रोडक्शन क्लास, उसके बाद आप जो है सो क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट बताया हूँ वो आप बार बार कम से कम 1 से 2 बार एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप ज़रूर सुन लेना। वो तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब पता चलेगा कि मेरा गेस जो है सो कितना लड़ा है। तो आप जो है सो जो भी मैं गेस किया हूँ या इंट्रोडक्शन क्लास है, एक तो मैं एनसीईआरटी बेस पे A to Z मैं बताया हूँ। उसके बाद उस चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पोल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। सब चैप्टर का पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास एनसीईआरटी बेस पे शुरू से अंत तक मेन पॉइंट में समझाया। उसके बाद उस चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका बस एग्जामिनेशन से पहले यही काम है कि एक बार आप ज़रूर वो सुन के जाना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।